वेलकम टू मौर्य क्लासेस, आपका भरोसेमंद साथी। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आप सभी का स्वागत करते हैं मौर्य क्लासेस में। विद्यार्थी मित्रों, ऑलरेडी हमने क्लास 10 सामाजिक विज्ञान का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया था, जिसका नाम था भारत की विरासत। ठीक है, जिसमें मैंने पढ़ा बहुत सारे टॉपिक्स के बारे में, आपको डिस्कस भी किया था और आपको समझाया भी था। आज का टॉपिक हमारा पढ़ा है भारत की सांस्कृतिक विरासत के बारे में। जो मैंने आपको कल इसके बारे में थोड़ा बहुत जानकारी दिया था कि भाई विरासत क्या होता है, विरासत के बारे में मैंने आपको थोड़ी बहुत जानकारी दिया था। चलिए मुझे बताओ बेटा, तुम ही लोग कमेंट करके बताओ विरासत क्या होता है। तो मैंने आपको कहा था कि विरासत मतलब होता है कि हमें अपने जो पूर्वजों से जो भी चीजें मिला है भेंट में, वही सारी चीजें क्या है बेटा, विरासत है। बताओ तुम्हें तुम्हारे पूर्वजों से क्या क्या मिला है। सर हमें हमारे पूर्वजों से बनाया गया उनका जो महल है, उनका जो घर है, वो सब हमको क्या मिला है, विरासत के रूप में मिला है ना बेटा। यानी कि आपके जो मतलब आपके पिताजी के जो पिताजी थे बेटा, वो तो जमीन जायदाद और घर ये सब बना के गए ना बेटा, तो वो मतलब आपको पिताजी को मिल गया है। और मतलब अब जैसे मान लो हमारे जो दादाजी से हमारे दादाजी ने बनाया और हमारे पिताजी को दिया, अब हमारे पिताजी जो भी चीजें बनाएंगे वो सारी चीजें किसको मिलेगा, हमको मिलेगा, क्योंकि हम उनके बेटे हैं। तो बस यही सब की चीजें क्या है बेटा, विरासत है। यानी हमें अपने पूर्वजों से प्राप्त अमूल्य भेंट को क्या कहते हैं बेटा, विरासत। और जबकि बेटा ये भारत का जो इतिहास है बेटा, ये हजारों साल पुराना है। कितना वर्ष पुराना बेटा, हजारों साल पुराना है। ठीक है, आप लोग स्कूल में जाते हो, स्कूल में डेली एक प्रतिज्ञा लेते हो। क्या प्रतिज्ञा लेते हो, मुझे अपने देश से क्या है बेटा, प्यार है, इसकी समृद्धि तथा बहुविध परंपरा पर क्या है बेटा, गर्व। आप लोग मुझे बताओ, ये वाली लाइन आप लोग बोलते हो नहीं बोलते हो डेली? हाँ सर बिल्कुल। तो बस वही सब चीजें तो हैं। तो आज मैं आपको यही बताने जा रहा हूँ कि भाई ये जो सांस्कृतिक विरासत है बेटा, इसकी कितने प्रकार हैं। तो इसके दो प्रकार है बेटा। पहला है भारत की प्राकृतिक विरासत, दूसरा है भारत की सांस्कृतिक विरासत। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? आई होप यहाँ तक, आशा करता हूँ आपको सब चीजें समझ में आ रहा होगा। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं बेटा हम लोग। अब हम पढ़ाएंगे प्राकृतिक विरासत क्या होता है, एकदम डिटेल में समझेंगे, सब चीजों के बारे में बताऊंगा। चलिए सबसे पहले हम लोग समझते बड़ा प्राकृतिक विरासत क्या होता है। क्योंकि अगर हम भारत की प्राकृतिक विरासत के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, तो सबसे पहले हमें यह भी तो पता होना चाहिए कि प्राकृतिक विरासत कहते किसे हैं। तो चलिए समझते हैं प्राकृतिक विरासत किसे कहते हैं। चलिए, तो प्राकृतिक से तुम ध्यान से सोचो, प्राकृतिक का मतलब क्या होता है। जो प्रकृति हो, जो पर्यावरण हो, जो मानव जीवन हो, ये सब किसके अंदर थे, प्राकृतिक में थे। जैसे कि प्रकृति, पर्यावरण और मानव जीवन के बीच निकटतम संबंधों के परिणाम को, निकटतम संबंधों के परिणाम को हम लोग क्या कहते हैं, प्राकृतिक विरासत कहते हैं। फिर से प्राकृतिक विरासत की क्या परिभाषा है, तो प्रकृति, पर्यावरण और मानव जीवन के बीच निकटतम संबंधों के परिणाम को प्राकृतिक विरासत कहते हैं। बेटा कभी कभी एग्जाम के अंदर ऐसा एक क्वेश्चन पूछा था 2 नंबर में कि भाई प्राकृतिक विरासत और सांस्कृतिक विरासत के बीच में अंतर समझाओ, ऐसा एक बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सो प्लीज बेटा इसे अच्छे से प्रिपेयर करिएगा। ठीक है, ये पहला पॉइंट अगर आपसे पूछे ना प्राकृतिक विरासत, तो पहला पॉइंट आपको समझ में आ गया, परिभाषा लिख देना। दूसरा, प्राकृतिक विरासत, प्राकृतिक क्या है, भेंट है, यानी कि प्रकृति के द्वारा मिला हुआ भेंट। आगे क्या क्या मिला है आपको प्रकृति से, तो भारत के प्राकृतिक विरासत में क्या क्या चीजें मिला है, तो सर ऊंचे ऊंचे पर्वत, नदियां, झरने, सागर, समुद्र तट, विशाल उपजाऊ मैदान और घाटी प्रदेश, रेगिस्तान, ये सारी चीजें बड़ा प्राकृतिक से मिला हुआ है। आप देख सकते हो, ये देखो यहाँ पर दिख रहा है नदी, फिर ये देखो बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पर्वत दिख रहे हैं, झरने दिख रहे हैं, ये आप देख सकते हो समुद्र दिख रहे हैं।
तो ये सारी चीजें क्या है बेटा, प्राकृतिक विरासत है जो प्रकृति के द्वारा हमें प्राप्त हुआ है। और हमें क्या मिला है सर, हमें मिला है वृक्ष, वनस्पति, जीव जंतु, ऋतुएं, पशु पक्षी, प्राणी, ये सारी भूदर्शन, लैंडस्केप, सारे के सारे चीजें बेटा हमको कहाँ से मिली, प्राकृतिक से मिली। जैसे आपने देखा होगा अपने आप पेड़ जगाना, वनस्पति, जीव जंतु, ऋतुएं, पशु पक्षी, प्राणी, ये सारे प्राकृतिक है बेटा। और आपने देखा होगा अलग अलग प्रकार के चट्टाने, खनिजों का भी समावेश बड़ा याद रखना प्राकृतिक विरासत में होता है, जो प्रकृति के द्वारा अपने आप उत्पत्ति होती है। इन सभी प्रकृति के क्या है, हम लोग संतान हैं, हम लोग उनके सुपुत्र हैं, हम लोग उनके बेटे हैं। ठीक है बेटा, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि प्राकृतिक विरासत क्या है। समझ में आ रहा है बेटा? अगर आपको प्राकृतिक विरासत और सांस्कृतिक विरासत के बीच में अंतर लिखना हो, आप बहुत आसानी से लिख पाओगे। अभी मैं आपको सब कुछ समझा रहा हूँ, पहले बताओ यहाँ तक क्लियर है बेटा? सबसे पहले आपको क्या लिखना है, प्राकृतिक विरासत की परिभाषा। भाई नोट करते जाना, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। फिर प्राकृतिक विरासत क्या है, प्राकृतिक का भेंट है। फिर प्राकृतिक विरासत में हमें क्या क्या दिया है, हमें ऊंचे ऊंचे पर्वत दिया है, नदियां दिया है, झरने दिया है, सागर दिया है, समुद्र तट दिया है, विशाल उपजाऊ मैदान, सिंधु घाटी, रेगिस्तान, ये सभी चीजें, वृक्ष, वनस्पति, जीव जंतु, ऋतुएं, पशु पक्षी, प्राणी, ये सारे प्राकृतिक है। इसमें अलग अलग चट्टान, खनिज, ये सारी चीजें बेटा हमको प्राकृतिक विरासत के द्वारा प्राप्त हुआ है। समझ में आ रहा है बेटा? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ा और हमें क्या मिला है, प्राकृतिक ने हमारे लिए भोजन, पानी, शुद्ध वायु मतलब हवा, निवास, लगभग सभी आवश्यकताओं को सुंदर व्यवस्था की है। आपको पता है ना बेटा कि प्राकृतिक ने हमें बहुत सारी चीज दिया है। आज आपको पता है जो इंसान है, जो मानव है, वो भोजन के बिना तो नहीं रह सकता है। तो आज प्रकृतिक ने हमको भोजन भी दिया है और साथ में क्या दिया है, पानी भी दिया है, शुद्ध शुद्ध हवा दिया है, रहने के लिए घर दिया है। लगभग प्रकृति ने हमारी सारी आवश्यकताएं पूरी की है। प्रकृति के साथ हमारा व्यवहार श्रद्धा पूर्वक रहे। उदाहरण स्वरूप आपको अगर मैं बताऊं बेटा, पंचतंत्र की कहानियां आपको बचपन में आपके दादाजी सुनाया करते थे, याद है बेटा? पंचतंत्र की कहानियां, बौद्ध धर्म के जातक कथाएं भी मिलते हैं। आपने लोक संगीत के बारे में पढ़ा होगा, शास्त्रीय संगीत के बारे में आपने पढ़ा होगा। ऋतुओं, अलग अलग ऋतुएं होती जिसमें बेटा ठंडी, गर्मी, बरसात, ये प्राकृतिक के साथ संबंध देखने को मिलता है बेटा। आपने गीतों, त्योहारों, कविताओं, चित्र, प्राकृतिक ऋतु चक्र, इन सभी चीजों के बारे में आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है बेटा। ठीक है, उसके बाद नेचर पोथी, नेचर पोथी बेटा इसको कहते बेटा, ये जो देख रहे हो बेटा, इनकी इसका मतलब होता है बेटा कि जैसे आपने देखा होगा किसी मंदिर में जाओ, ठीक है, या कहीं पे भी जाओ तो वहां पर देखा होगा पेड़ों के ऊपर डिजाइन किया होता है बेटा। जो पेड़ होते हैं ना उसके ऊपर डिजाइन किया होता है। मैं आपको एक बेस्ट एग्जांपल देता हूँ बेटा, आप लोग कभी अक्षरधाम जाना, वहां पर देखो पेड़ों की कटिंग करके बेटा वो लोग ने हाथी बनाया होगा, तो उसको बोलते हैं नेचुरोपैथी। आयुर्वेदिक दवाएं भी बेटा ये यूनानी चिकित्सक पद्धति के द्वारा बेटा पहले चलता था बेटा। इस तरीके से बेटा सारे आयुर्वेदिक दवाइयां बनाई जाती थी बेटा। और बड़ा आयुर्वेदिक जो दवाइयां होती थी बहुत ज्यादा इफेक्टिव होते बेटा। अभी तो क्या केमिकल वाले सारे चीजें मिल जाती तो ठीक है, लेकिन पहले बेटा जो आयुर्वेदिक दवाइयां मिलती थी, हा, एक ही बार में सब कुछ ठीक हो जाता था बेटा। सच में बेटा ये सारी चीज कहाँ से मिली है, प्राकृतिक रूप से मिली है। आप बड़ा प्राकृतिक के बारे में, अगर प्राकृतिक विरासत के बारे में पूछ रहे हैं ना बेटा, तो आपको हर चीजों के बारे में नॉलेज होना चाहिए। अगर मैं आपसे पूछूं ना कि भाई प्राकृतिक ने आपको क्या क्या दिया है, तो यही सारी चीजें आपको बोलना है। जरूरी नहीं कि लाइन टू लाइन बोलना है, बस जितना आपको पता है वही चीजें आपको दोहराना है, आपको बोलना है बेटा। बड़े मजेदार टॉपिक है बेटा, आप पढ़ोगे तो सब समझना है। देखो इसलिए कहते हैं बेटा कोई भी चीजें पढ़ो लाइन टू लाइन पढ़ा करो। अगर लाइन टू लाइन पढ़ोगे तो आपको सब चीजें समझ में आएगी बेटा। ठीक है ना? ठीक, आगे बढ़े। चलिए अब हम अलग अलग टॉपिक्स के बारे में समझेंगे। पहला टॉपिक है भूदृश्य, लैंडस्केप। अब इसका मतलब क्या होता है, मतलब यहाँ पर जमीनों के बारे में बात कर रहे हैं। देखिए भूमि
आकारों के द्वारा अनेक भूदृश्यों का क्या होता है बड़ा सर्जन देखने को मिलता है। आज मैं आपको बताता हूँ जमीनों का निर्माण कैसे कैसे अलग अलग होता है। आज आपने देखा ये भूमि से ही हिमालय पर्वत भूमि आकार है। आप देख सकते हो हिमालय पर्वत देख सकते हो। हिमालय के अनेक प्रकार के उपयोगी जैसे कि वनस्पति, खनिज, अद्भुत पशु पक्षी शिखर बर्फ से घिरे हुए होते हैं, जिनकी बड़ी नदियां बारह मास भरपूर पानी से क्या रहती है समृद्ध रहती हैं। आपने देखा होगा नदियों में भरपूर लगातार पानी आता जाता रहता है। तराई जंगल भी वहीं पे स्थिर है। तराई जंगल कहाँ पर है बेटा, ये याद रखना, हिमालय पर्वत के पास है। हिमालय में और क्या क्या है, तो सर हिमालय में अमरनाथ, आप गए हो अमरनाथ, जाना बेटा, बहुत मस्त जगह है बेटा। फिर बद्रीनाथ, आ हा, बद्रीनाथ जा करके भाई जन्नत मिल जाती है, सच में यार मजा है। केदारनाथ, या भाई केदारनाथ जाओ, बद्रीनाथ जाओ या अमरनाथ जाओ, ये ऐसे तीर्थ स्थल बेटा, यहाँ जाने के बाद ना ऐसा लगता है कि ना सच में बेटा भगवान हमारे बहुत करीब है। सच में बहुत अच्छा दर्शन देखने को मिलता है बेटा। यात्रा स्थल है बेटा, इसमें नंदा देवी शिखर भी है, वहां पर नंदा देवी। ठीक है, आगे भारत के लिए हिमालय बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। हमारे भारत देश के लिए हिमालय पर्वत बहुत 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 अच्छा है बेटा। ठीक है ना बेटा, सच में अगर आप चाहते हो ना बेटा, घूमने लायक बहुत अच्छी जगह है बेटा। कहाँ कहाँ, अमरनाथ, बद्रीनाथ, केदारनाथ। मैं तो बेटा 2 जगह तो घूम लिया हूँ, एक जगह मेरी बाकी है, सपना देखो कब पूरा होता है। अमरनाथ तो मैं जाके आ गया हूँ, बद्रीनाथ भी जाके आ गया हूँ, बस एक जगह और बाकी है, वो है केदारनाथ। समय मिलेगा तो जरूर जाऊंगा, सच में बहुत अच्छी जगह है बेटा। ठीक है ना, ऐसा लगता है कि भगवान के दर्शन हो ही गया है। चलिए अब हम बात करने जा रहे हैं बेटा नदियों के बारे में। हाँ, यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है बेटा 2 नंबर का। ठीक है, यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है 2 नंबर का। क्वेश्चन क्या होगा बेटा, पहले ध्यान से सुन लो बेटा। क्वेश्चन होगा कि नदियों को लोक माता क्यों कहते हैं, या ऐसा बोले नदियों को लोक माता है, विधान समझाइए। तो ये वाला क्वेश्चन बड़ा पूछा ही जाता है, तो प्लीज बड़ा करना है। ठीक है बड़ा, चलिए हम लोग पढ़ लेते हैं एक बार इसके बारे में भी। प्राचीन काल से नदियां प्राकृतिक मार्ग के रूप में उपयोगी बनी हुई है। भारतीय संस्कृत संस्कृत सिंधु और रावी नदी के किनारे विकसित हुआ है। कौन कौन सी नदी बड़ा, सिंधु नदी और रावी नदी के किनारे विकसित हुआ है। और कौन कौन सी नदियां बड़ा, आप लोग नदियों के नाम बताओ, जैसे सिंधु नदी, गंगा नदी, यमुना नदी, सरस्वती नदी, नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। लगभग सभी नदियों भारतीय लोक जीवन का बहुत ज्यादा गहरा प्रभाव पड़ा है, जिसमें बड़ा हम लोग इन पानियों का क्या करते हैं, पीने के लिए पानी का उपयोग करते हैं, अन्य कामों के लिए भी पानी के लिए उपयोगी है। जैसे खेत की सिंचाई करना है तो भी पानी की जरूरत होती है, बिजली प्राप्त करना है तो भी पानी का उपयोग करते हैं, और अगर हमको खेती करना है तो भी पानी का उपयोग करते हैं, और अगर जल मार्ग, ये भी, ये सारी आवश्यकताओं को संतुष्ट करने वाली अगर कोई है तो नदियां नंबर 1 पे हैं। आज इन नदियों के कारण आज हम पीने का पानी को यूज कर रहे हैं, अन्य कामों में भी यूज कर रहे हैं। जैसे तो खास करके अगर कहा जाए लड़कियों की बात करूं, तो जैसे कि इनको कपड़े धोना हो, बर्तन धोना हो, ठीक है, घर के सारे काम करना हो, तो बड़ा वो लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, किसका, पानी का। अगर अगर मैं बात करूं, जैसे कोई किसान है, कृषि कर रहा है या सिंचाई कर रहा है, तो वहां पर भी पानी की जरूरत पड़ती है। और पानी की जरूरत कहाँ पड़ती है, आज तुम जो एसी में, जो पंखे में रहते हो, जो एसी में, जो पंखे में रहते हो बड़ा, वो बिजली कहाँ से मिल रही है, ये पानी ही आपको बिजली प्राप्त कर रही है। ठीक है, इसके उपरांत मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए भी बड़ा पानी की जरूरत पड़ती है। मकान मकान बनाने के लिए भी मिट्टी की जरूरत पड़ती है। लिपाई पोताई, आपने देखा बड़ा गांव में जाओ तो बड़ा वहां जो कच्चे कच्चे घर होते थे, वहां पर लिपाई और पोताई का भी काम पानी के द्वारा ही करते थे बड़ा। उद्योगों के विकास के लिए मानव को नदियों पे पानी पर आधारित, मतलब ये सभी लोग पानी पर क्या होते बाबू, आधारित होते हैं। इस तरीके से नदियों ने भारतीय प्रजा जीवन को समृद्ध बनाया है। अपनी संस्कृति प्राचीन काल से ही
नदी तट के उषा और संध्या के विविध भूदृश्य द्वारा भरपूर सौंदर्य, कला, समझ और कौशल विकास करने के लिए संस्कृति की विरासत मिला है। इसलिए हमने नदियों को क्या कहा है? लोक माता, क्योंकि नदियां ही हमारी क्या है? माता है, जो हमारी सारी आवश्यकताएं क्या कर रही हैं? पूरा कर रही हैं। ठीक है, समझ में आ गया मैडम? सारी की सारी नदियां हमारी माताएं हैं। ठीक है, इसलिए पता है हम लोग, आपने कभी गया होगा गंगा नदी जाते तो हम लोग बोलते ओ गंगा मैया, हम तो गंगा मैया में नहा लिए तो एकदम शुद्ध हो गए, है ना। गांव में जाते तो हम लोग कैसे बोलते हैं ना मैडम, आज तो हमने गंगा मैया का दर्शन कर लिया, आज तो हमने गंगा मैया में नहा लिया, हम शुद्ध हो गए। ठीक है, हाँ मैं समझ गया, मैं आपको पता चल गया, आप लोग भी वीडियो देख रहे हैं, यानी आपके अंदर भी मन में क्वेश्चन तो आ ही गया है, हम पाप करके गंगा मैया में जाकर के पाप को धो लेंगे। नालायक, कभी नहीं सुधरोगे तुम लोग। ठीक है, नहीं नहीं सही बात है, धो लो, कोई बात नहीं, धो लो धो लो। चलिए आगे बढ़ते, आई होप बड़ा आपको नदियों के बारे में बहुत अच्छे से पता चल गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा वनस्पति के बारे में समझाने जा रहा हूं। अब वनस्पति हमारे प्राकृतिक रूप से क्यों उपयोगी है, उसे भी समझ लेते हैं। भारतीय प्रजा आदिकाल से पर्यावरण प्रेमी रही है। जो भारत की जो प्रजा है वो लोग पेड़ों को बड़ा प्रेम करते थे, क्योंकि पेड़ ना होता तो शायद आज हमें जो शुद्ध शुद्ध हवाएं मिल रही हैं शायद ये ना मिलता, जिसका परिणाम आज हम वृक्ष प्रेम है, पुष्प प्रेम है, पौधों के प्रति आदर भाव रखते हैं। आज पता है आज हमारे यहाँ भारत में ऐसे बहुत सारे पेड़ हैं जिनकी पूजा आज भी होती है। आप जैसे बात कर लो बड़ा, नीम के पेड़ के नीचे बड़ा हम लोग पूजा पाठ करते हैं, पीपल के पेड़ के नीचे हम लोग पूजा पाठ करते हैं, और हम लोग, आपने ना कभी देखा होगा तुलसी के जो पत्ते होते हैं, तुलसी के जो पेड़ होते हैं, हम तुलसी माता का भी क्या करते हैं? पूजा करते हैं। करते हैं ना, करते हैं बड़ा। तो यानी कि हमें पेड़ों से बहुत लगाव है, हमें पेड़ों से बहुत प्रेम है बड़ा। इसलिए पहले के जो लोग थे, भारत की जो प्रजा थी बड़ा, वो आज से नहीं हजारों साल पहले से ही पर्यावरण को रहा बड़ा प्रेमी रहा है। क्लियर? जिसमें मनुष्य, प्राणी, पशु पक्षी भोजन के लिए वनस्पति पे क्या होते हैं? आधारित होते हैं। जैसे आपने, अगर मैं आपसे बात करूं जो पूजा करते थे, वैसे पेड़ों का नाम अगर पूछे तो जिसमें आएगा बरगद। हम लोग बरगद के पेड़ों का भी क्या करते थे बड़ा? पूजा पाठ करते थे। दूसरा पीपल का पेड़ होता था बड़ा, उसमें भी हम लोग पूजा पाठ करते थे। तुलसी का पेड़ आपने गांव में आपने यहाँ पर भी देखा होगा, या सब लोग मोस्ट ऑफ लोग बड़ा तुलसी के जो पेड़ होते थे उसका भी हम लोग क्या करते थे? पूजा करते थे। इसमें पूजा धूप दीप किया करते थे। वट सावित्री व्रत, अच्छा आपने देखा होगा जैसे लड़कियां सावित्री व्रत का, वट सावित्री व्रत का क्या करती? पूजा पाठ करती बड़ा, उसमें व्रत रखती वो लोग किसकी पूजा करते थे? जो बरगद का जो पेड़ होता था उनकी पूजा की जाती थी मैडम। ठीक है, और आज मैं आपको बताता हूँ ये पेड़ों से हमें क्या क्या मिलता है। आज आप बड़ा जितने भी अनाज खा रहे हो मैडम, अनाज, दलहन, तेलहन, पौधे, धान, ये सारे बेटा हमको ये वनस्पति ही प्रभावित कर रहा है बेटा। ठीक है, और जितनी भी दवाइयां, जितनी भी औषधि का इस्तेमाल करते हो बेटा, ये सारे लोग बेटा वनस्पति का क्या करते हैं? उपयोगी है। ये हमारे जीवन में बेटा आज से नहीं, प्राचीन काल से ही समृद्ध बना है। आज मैं आपको एक चीज और बताता हूँ बेटा, आपने देखा होगा कि जगह जगह पेड़ों पे बेटा जो लड़कियां होती हैं अच्छे पति की कामना के लिए भी वहां पर क्या करते हैं बेटा? वो धागा नहीं होता, लाल कलर का धागा बांधते हैं पेड़ों में। आप लोग यहाँ पर देख सकते हो चित्र के अंदर बेटा। तो ठीक है, यानी कि यानी सोच लीजिए आप, पहले के लोग मतलब पर्यावरण प्रेमी कितने अच्छे थे बेटा। ठीक है, हर्रा, बहर्रा, आंवला और झींकू कुंवर और अरुसा, नीम के औषधि, मोगरा, गुलाब, कमल, गेंदा, सूर्यमुखी, चंपा, निशिगंधा, चूही, ये सारे जो फूल है बेटा, ये बहुत सुंदर सुंदर फूल, ये सब इस समृद्ध बनाया है हमारे भारत को। इसी तरीके से भारतीय सामाजिक और धार्मिक जीवन में वनस्पति का बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा है। आइयो, आशा करता हूँ आपको वनस्पति के बारे में भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा यहाँ पर था वन्य जीव। वन्य जीव मतलब वन में रहने वाले लोगों का जीवन कैसा है, यानी कि जिसे वन्य प्रेमी भी कहते हैं या प्राणी प्रेमी भी कहा जाता है। आज आपने देखा होगा जंगलों में अलग अलग प्रकार के जानवर आपको दिखाई देते हैं बेटा।
बाघ, सिंह, हाथी, गेंडा, सियार, भालू, हिरन, खरगोश, अजगर, सांप, नाग, नेवला। बहुत सारे आपने सांपों के बारे में, जानवरों के बारे में आपने देखा होगा। ठीक है, आज हम वही सारी चीजों के पढ़ेंगे, वर्ल्ड लाइफ, इनकी वन्य जीवों के बारे में। प्राचीन समय से ही भारत देश प्राकृतिक प्रेमी होने के साथ साथ में प्राणी प्रेमी भी हमारा देश था, जिसमें अगर मैं बात करूं कौन कौन से जानवरों को लोग प्यार प्यार करते थे। बाघ, सिंह, हाथी, ठीक है, गेंडा, सियार, भालू, हिरन, सांभर, खरगोश, अजगर, सांप, नाग, नेवला, साहिल, अनेक जीव देखने को मिलते थे। और अगर बेटा एक एमसीक्यू में अगर आपसे पूछा जाए, अनेक प्रकार के जानवर देखने को मिलते हैं, जिसमें अगर बात करें एक नंबर के एमसीक्यू में भी आपसे पूछ सकते हैं। क्या पूछेंगे कि विश्व में एशियाई सिंह केवल कहाँ पर देखने मिलते हैं? गुजरात के गिर के जंगल में देखने को मिलते हैं। फिर से बढ़ाए, क्वेश्चन सुन ध्यान से। विश्व में एशियाई सिंह केवल कहाँ पर देखने को मिलते हैं? तो गुजरात के गिर जंगल में देखने को मिलते हैं। अपनी धार्मिक मान्यताओं के लोग बाघ, मोर, मगर, गरुड़, अन्य जीवों के देवी देवताओं का वाहन के रूप में रखते हैं। आज आपने देखा होगा भगवान भी, जैसे मोर को कार्तिक, आपने देखा है कार्तिक को उनकी पूजा नहीं करते हैं, लेकिन वो बड़ा पार्वती जी के जो बेटे थे बड़ा कार्तिक, ठीक है, वो मोर के ऊपर बैठते थे बड़ा। मगर के ऊपर एक देवी थी बड़ा, मुझे नहीं पता, गरुड़, ये भी तो भगवान ही है बड़ा। बाघ, इसका भी कोई वाहन करता था, माता रानी अम्बा जी, ठीक है। ये लोग जो देवी देवताओं होते थे बड़ा, वो लोग जानवरों का भी क्या करते थे बड़ा, वाहन करते थे, मतलब इनका एक वाहन था बड़ा। अपनी राष्ट्रीय मुद्रा में भी आप 10 रुपए के नोट देखो, या 20 रुपए के नोट में, या 50 रुपए, 100 रुपए के नोट में देखना, 4 सिंग वाला घोड़ा बना होगा बड़ा, और हाथी और बैल की आकृति उसमें दिया होगा बड़ा। आप लोग कभी पैसों में देखना बड़ा, नोटों के अंदर बड़ा 4 सिंग घोड़ा, हाथी, सिंह और बैल की आकृति देखने को मिलेगी बड़ा। इन वन्य जीव के लिए अभ्यारण्य बना करके वन्य जीव सुरक्षा के लिए कानून भी बनाए गए हैं। आई होप, आशा करता हूँ आपको वन्य जीव के बारे में बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब बड़ा कल के वीडियो में बड़ा मैं आपको सांस्कृतिक विरासत के बारे में बहुत डिटेल में समझाऊंगा। जैसे आज मैंने प्राकृतिक विरासत के बारे में समझाया ना, वैसे कल मैं आपको सांस्कृतिक विरासत के बारे में समझाऊंगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़े मजेदार क्वेश्चन है, बड़ा मजा आएगा कल के लेक्चर में भी। आज का लेक्चर तो सच में शानदार तो था ही, लेकिन कल के लेक्चर में इससे भी शानदार होने वाला है। कल के लेक्चर में मिलने वाले बड़ा आप लोग, ठीक है। और सभी लोग ताबड़तोड़ तरीके से तैयारी कीजिए, मेहनत कीजिए, अपने माँ बाप का नाम रोशन कीजिए बड़ा, और हो सके अच्छे से पढ़ाई कीजिए, अच्छे से नोट्स बनाइए। देखो जितना बढ़िया नोट्स बनाओगे उतने बढ़िया नंबर आएगा बड़ा। और डेली पढ़िए बड़ा, 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे, जितने आपसे हो सकते हैं उतने घंटे पढ़िए, लेकिन उस घंटे के टाइम पे सिर्फ पढ़ाई करना है, ओनली फॉर पढ़ाई। नो मोबाइल, नो चैटिंग, कुछ नहीं करना है। ओनली सोशल मीडिया बंद ही कर देना बड़ा, ठीक है, ब्लॉक कर देना उसको। सब चीजें ओनली फॉर आपको क्या करना है, सिर्फ पढ़ाई करना। भले 1 ही घंटा पढ़ो, मैं कहता हूँ दिल से पढ़ो, 1 ही घंटा पढ़ो, बस दिल से पढ़ो। 1 घंटा मतलब पढ़ना, कि भले पूरा दिन घूमे, क्या दिक्कत हो रहा है, पर 1 घंटा जो भी पढ़ो बड़ा, उसे दिल से मन लगा के पढ़ाई कीजिए। सच में रिजल्ट बहुत शानदार आने वाला है। आप लोगों को नोट्स सारी चीजें मिल जाएंगी, बस अच्छे से क्या करना है, आपको पढ़ाई करना है। अगर कोई डाउट या कंफ्यूजन होता है तो बड़ा मैंने आपको नंबर दिया हुआ है, एक बार फिर से बता देता हूँ, 7069128531। ये नंबर है बेटा सत्यम सर का। इस नंबर पे आप मुझे कॉल करके जो भी डाउट कंफ्यूजन है आप मुझसे क्लियर कर सकते हो, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण की जय, जय माता दी दोस्तों।